नमस्कार। मैं डॉक्टर गजानन भोसले शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर के द्वारा बी भाग 3 के लिए जो पाठ्यक्रम रखा गया है उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत होने वाले भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा नामक प्रश्न पत्र के बारे में आज हम बहस करने वाले हैं। इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से आपको यह पाठ्यक्रम अध्ययन के लिए रखा है, इसके बारे में संक्षेप में हम बातें करने वाले हैं। तो इसके उद्देश्य में पहला उद्देश्य बताया है भाषा के विविध रूपों का परिचय कराना। अब देखिए, भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा का अध्ययन किया जाता है और भाषा के विविध रूप, यानी भाषा, पहले हमें समझना है कि भाषा किसे कहा जाता है, कौन सी भाषा का भाषा विज्ञान में अध्ययन होता है और उस भाषा के विविध रूप कौन से है। कि जैसे पहले स्थानीय बोली है, फिर बोली है, फिर उपभाषा है, भाषा है। ये भाषा के रूप है। भाषा के रूप बनाने के भी विभिन्न आधार है, जैसे बोलने वालों के आधार पर, रचना के आधार पर, या समझे प्रदेश के आधार पर भाषा के अलग अलग रूप होते हैं। जैसे कि राज्य भाषा है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है। तो ये भाषा के जो विभिन्न रूप है, इनमें से बोली या मानक भाषा आदि शुद्धता अशुद्धता के आधार पर यह मानक रूप है। तो इन रूपों का अध्ययन आपको करना है। तो भाषा के जो रूप बनते हैं, कैसे बनते हैं, किस आधार पर बनते हैं आदि का परिचय हमें प्राप्त करना है। दूसरा उद्देश्य इसमें बताया है भाषा विज्ञान का सामान्य परिचय करना। अब देखिए, कदाचित अब तक भाषा विज्ञान यह शब्द आपने नहीं सुना होगा या आपके लिए यह शब्द नया है। तो भाषा विज्ञान यानी भाषा तो आप जानते हैं, हिंदी भाषा है, मराठी भाषा है, अंग्रेजी है। तो विभिन्न भाषाओं के बारे में आप जानते हैं, लेकिन उसका विज्ञान क्या है। विज्ञान यानी शास्त्र। विज्ञान का अध्ययन करने के लिए, शास्त्र का अध्ययन करने के लिए हमें इतना ही पता है कि रसायन शास्त्र है, भौतिक शास्त्र है, कि जिसके अंतर्गत गणितीय नियम है, शुद्ध शास्त्र है वो, यानी दो में दो मिलाने से चार बनता है, यह निश्चित है उसमें। लेकिन भाषा विज्ञान के अंतर्गत जो शास्त्र है वह इतना शुद्ध नहीं है। तो भाषा विज्ञान के अंतर्गत होने वाला शास्त्र, जैसे कि समाज शास्त्र है, सोशल साइंस, उसमें जिस प्रकार के नियम होते हैं कि उन नियमों को साधारण तौर पर नियम तो होते हैं, लेकिन कभी कभी अगर तोड़ा जाता है, निष्कर्ष अलग आ जाता है, तो भी उसे हम मान्य करते हैं। तो यह शुद्ध विज्ञान तो नहीं है, लेकिन भाषा विज्ञान के अंतर्गत कुछ नियम है कि भाषा में परिवर्तन कैसे होता है, भाषा में परिवर्तन क्यों हुआ, या भाषा में परिवर्तन होते होते कैसे शब्द का अर्थ बदल जाता है। तो आदि बातों पर विचार करना भाषा विज्ञान के अंतर्गत हमें देखना है कि इनका विचार कैसे करना है, इनके बारे में भाषा विज्ञान के अंतर्गत विस्तार से क्या कहा है। इसके बाद अगला उद्देश्य है भाषा, हिंदी भाषा एवं लिपि के उद्भव और विकास का परिचय कराना। अब देखिए, हिंदी भाषा एवं लिपि के उद्भव और विकास का परिचय कराना। अब हिंदी भाषा के लिए पहले से हमें पता है कि देवनागरी लिपि का प्रयोग हम करते हैं। हम मराठी के लिए भी देवनागरी लिपि का ही प्रयोग करते हैं। तो यह देवनागरी लिपि, हिंदी भाषा का ज्ञान तो हासिल करना है, लेकिन हिंदी भाषा के साथ साथ लिपि का भी ज्ञान प्राप्त करना है। हिंदी भाषा के उद्भव के बारे में भी हमें देखना है कि हिंदी भाषा का उद्भव कब हुआ, हिंदी शब्द कहाँ से आ गया, हिंदी शब्द का अर्थ मूल क्या है, उसका आरंभिक विकास कब हुआ। सन 1000 के आसपास हिंदी भाषा का विकास हुआ और उसके बाद उसमें शुरू में किस प्रकार, यानी संस्कृत से आने वाले तत्सम शब्द थे, उसके बाद तद्भव शब्द आ गए, विदेशी शब्द आ गए। जैसे जैसे विदेशी लोग हमारे यहाँ आते गए, उनके द्वारा हमने शब्द ग्रहण किए और उनका व्यवहार में प्रयोग करना आरंभ कर दिया। तो हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, इसके साथ साथ लिपि का, जैसे कि देवनागरी लिपि है, इसका विकास कैसे होता गया, उसके बाद इस लिपि की वैज्ञानिकता क्या है आदि का परिचय इसके अंतर्गत प्राप्त करना है। अगला चौथा उद्देश्य यहाँ बताया है भाषा की शुद्धता के प्रति छात्रों को जागृत करना। अब देखिए, हिंदी भाषा शुद्ध रूप से आज पूर्णतः प्रयुक्त नहीं की जाती। शुरू में
भाषा शुद्ध थी, संस्कृतनिष्ठ थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे कि उसके तद्भव रूप आ गए, तद्भव रूपों के साथ साथ विदेशी बहुत से शब्द इसके अंतर्गत आ गए। और आजकल तो स्थिति ऐसी है कि वैश्विकता के कारण, क्योंकि दूरदर्शन हो या समझिए विभिन्न जो तकनीकी साधन है, उसके कारण पूरा विश्व ग्लोबल गांव बन गया है। और ऐसी स्थिति में पूरे विश्व के शब्द हमें यहाँ सुनाई दे, यानी प्रयुक्त करने पड़ते हैं, ये आप ही आप व्यवहार में आ जाते हैं। और इसीलिए हिंदी भाषा की शुद्धता, यानी उसका प्रयोग करते वक्त कि उसमें व्याकरणिक दृष्टि से या वर्तनी की दृष्टि से अशुद्धियाँ कौन सी हैं, कौन से शब्द को, शब्द के अंतर्गत कौन सा अर्थ है, और उसका हम अगर गलत प्रयोग कर रहे हैं तो वह सामने वाले के पास अर्थ गलत चला जाता है, तो उसका प्रयोग सही कैसे करना है। या समझिए मराठी में कुछ शब्द है कि जो जिनका हिंदी में अर्थ अलग है, तो मराठी के शब्दों का हिंदी में प्रयोग करते वक्त हमें जागृत होना है। अन्यथा हमारे द्वारा अगर गलतियाँ हो जाती है, जैसे कि चेष्टा शब्द है, मराठी में अलग अर्थ है, हिंदी में अलग अर्थ है, तो ऐसे बहुत से शब्द हैं कि जिनका अर्थ अलग है। या समझिए व्याकरण की दृष्टि से, लिंग वचन की दृष्टि से भी बहुत से शब्द ऐसे हैं कि मराठी और हिंदी में उनका लिंग वचन अलग है। तो इस दृष्टि से भी हमें विचार करना है, छात्रों को जागृत करना है। और अंतिम उद्देश्य बताया है मानक हिंदी वर्तनी और व्याकरण से छात्रों को परिचित कराना। तो देखिए मानक हिंदी वर्तनी तो हिंदी नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा बार बार हिंदी के मानक रूप के बारे में निर्णय होते हैं, उसमें होने वाले परिवर्तन के बारे में भी निर्णय होते हैं, और सभी उससे परिचित हो जाए, सभी जान सके, इसलिए सब तक उसे पहुंचाया जाता है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा भी इस पर यानी विचार होता है और हिंदी का मानक रूप बनाने का प्रयास किया जाता है। तो यह मानक रूप क्या है और उसका प्रयोग कैसे करना चाहिए, उसमें अशुद्धियाँ कौन सी आ जाती है, किस कारण आ जाती है, उसमें से अनुनासिक क्या है, अनुस्वार क्या है, तो आदि बातें समझाना या समझिए उसमें ह्रस्व दीर्घ के बारे में भी समझाना, यह इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य है। व्याकरण से छात्रों को परिचित कराना। दरअसल व्याकरण इस टर्म में यानी सत्र 5 में नहीं है, सत्र 6 में उसका अध्ययन करना है, लेकिन कारक हो, वर्तनी हो या पदक्रम हो, विराम चिन्ह हो, तो आदि बातें अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं शुद्ध भाषा लिखने के लिए, और इनसे परिचित कराना भी इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य है। तो मुझे लगता है कि भाषा विज्ञान का अध्ययन करते वक्त किस उद्देश्य से इस प्रश्न पत्र का अध्ययन करना है, यह आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।